नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये क्लास आपकी लाइव हो गई है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर वन। और पेपर वन में भी हमने आज आपकी जो है यूनिट नंबर 2 उसकी अंतिम क्लास आज हम लोग जो है करने वाले हैं। अंतिम क्लास जो रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले 9 क्लासें आपकी आईसीटी की आ चुकी हैं। यदि आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी हैं सॉरी, ठीक है, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि शोध अभिवृत्ति की 9 क्लासें आपकी आ चुकी है। यदि आप लोगों ने वे नहीं देखी तो उनको भी जरूर देख लें। ठीक है, तो सारी क्लासों को स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझ में आएगा और आप लोग जो है इसके नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, तो पहली क्लास आपके शोध के अर्थ के बारे में करवाई थी। शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, इसके अलावा पर्यायवात्मक, वर्णात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। इसके अलावा शोध पद्धति कंप्लीट कर चुके हैं, शोध के चरण पूरे हो चुके हैं। शोध प्रबंध एवं आलेख आलेख लेखन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग पिछली ही क्लास में, क्लास नंबर 9 में मैंने आपको ये कराया था। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है क्लास नंबर 10 पढ़ेंगे। और क्लास नंबर 10 में भी क्या पढ़ना है, शोध में नैतिकता या शोध नैतिकता के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस यूनिट से भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर 10 नंबर आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासों को देखें और इनके नोट्स भी बना ले, ताकि एग्जाम में आप लोगों को इसका रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास जो देखेंगे वो देखेंगे शोध नैतिकता। तो क्लास नंबर 10 करते हैं स्टार्ट, और ये आपकी रहेगी आपकी यूनिट नंबर 2। इससे पहले यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 में आपकी कंप्लीट इस पर करा चुका हूं। चलिए जी, तो शोध नैतिकता, शोध नैतिकता किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो शोध नैतिकता शोध प्रक्रिया के दौरान, इनके शोध करने के दौरान अनुसंधान कर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और सिद्धांतों का समूह है। कुल मिलाकर आसान भाषा में कह सकते हैं कि शोध नैतिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं या शोध करते हैं, तो उसके तहत जो मानक या मानदंड या नियम कानून जो अपनाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाएगा क्या, शोध नैतिकता। ठीक है जी, यह सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता, यानी कि जो है पूरी तरह से पारदर्शिता रखेंगे, अपने डाटा को छुपाकर नहीं रखेंगे। ठीक है, कोमा ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करें, जिससे शोध निष्कलंक और विश्वसनीय और समाज के लिए लाभकारी हो। कुल मिलाकर ऐसा शोध बनाएं, उसमें हमें ईमानदारी अपनाएं, निष्पक्षता का उपयोग करें। इसके अलावा कह सकते हैं सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करें, ताकि शोध को विश्वसनीय बनाया जा सके और समाज से उसको समाज को उससे लाभ प्राप्त हो। शोध नैतिकता शोधकर्ताओं, शोधार्थियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है जी, ताकि वे शोध के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी धोखाधड़ी अनुशासनहीनता या अन्य गलत आचरण से बच सकें। शोध नैतिकता के प्रमुख तत्व निम्नलिखित होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको इसको बता देता हूं। शोध नैतिकता का मतलब है शोध के समय किए गए पारदर्शिता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ काम को ही आपका क्या कहा जाएगा, शोध नैतिकता कहा जाएगा, ताकि शोध को जो है सही प्रकार से उसको प्रकाशित किया जा सके और लोगों को, समाज को उससे लाभ प्राप्त हो। ठीक है, चलिए जी, ईमानदारी और पारदर्शिता। ठीक है, पहला तत्व आपका हेडिंग लिख सकते हैं आप इसमें, ईमानदारी और पारदर्शिता। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसमें रहेगा डाटा का सत्यापन या डेटा का सत्यापन। में इसमें आपको बोलता रहूंगा क्या क्या लिखना है। तो डेटा सत्यापन में आप लोग लिख सकते हैं, शोधकर्ता अपने डेटा को सही और सत्य रूप से या सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, या शोधकर्ता को अपने डेटा को सही और सत्य यानी कि सच्चाई के आधार पर या निष्पक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के डेटा में हेरफेर या गड़बड़ी से बचना चाहिए। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, शोधकर्ता को अपने डेटा को सही और सत्य या निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के स्रोतों में या डेटा में हेरफेर या गड़बड़ी करने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं आप, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और किसी भी प्रकार का छिपाव या गलत जानकारी से हमको बचना चाहिए। तो वही रहेगा आपका क्या, डेटा का सत्यापन। यदि आप लोगों ने इसको लिखा नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से जो ना इसको स्पीड कम करके भी आप इनको लिख सकते हैं, उसको कहा जाएगा डेटा सत्यापन। इसके अलावा दूसरा जो आपका हेडिंग रहेगा, दूसरा हेडिंग लिखोगे आप, शोध प्रमाणों की जिम्मेदारी।
शोध परिणामों की जिम्मेदारी। तो शोध परिणामों की जिम्मेदारी में क्या क्या आप लिख सकते हो, ठीक है, ये दूसरा रहेगा, इसमें दूसरा तत्व रहेगा। तो शोधकर्ता को अपने शोध परिणामों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। लिखिए, शोधकर्ता को अपने शोध परिणामों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई परिणाम आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित है, यदि कोई परिणाम आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित है, तो उसे पूरी तरह से साझा करना चाहिए। या इसका मतलब है कि कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो उसको क्या करना चाहिए, साझा करना चाहिए और उसके लिए या उनके लिए संभावित कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो वही आ जाएगा शोध परिणामों की पारदर्शिता के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद रहेगा क्या, सहमति और गोपनीयता, ठीक है। सहमति और गोपनीयता में आएगा सूचित सहमति। नंबर ए पर लिख सकते हैं आप, सूचित सहमति। इसमें क्या रहेगा, मानव विषयों पर शोध, यानी कि मानव के जो विषय हैं उन पर इसमें शोध किया जाएगा। कैसे, जब शोध में मानव विषयों जैसे साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है, ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा परीक्षण है, सर्वेक्षण है आदि का उपयोग किया जाता है, तो शोधकर्ता को इन व्यक्तियों से सूचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिख लो, जब शोधकर्ता किसी मानव या उसके जीवन से संबंधित कोई घटना पर शोध करता है, कोई घटना पर रिसर्च करता है या शोध करता है, तो उसे उस व्यक्ति को उसकी जानकारी देनी चाहिए, ठीक है, या सूचित करना चाहिए। सूचित सहमति का मतलब है शोधकर्ता को प्रतिभागियों को उनके अधिकार, शोध का उद्देश्य, इसके अलावा संभावित जोखिम, उसमें क्या क्या हानि हो सकती है, और गोपनीयता की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं भाई, ठीक है, कि जब शोधकर्ता किसी मानव या उसके जीवन से संबंधित कोई जानकारी या कोई डाटा या कोई घटना पर शोध करता है, तो उसे उस व्यक्ति को या उस जो है मानव को इस बात की सूचना देनी चाहिए कि भाई आपके ऊपर शोध किया जा रहा है, इसमें क्या क्या आपका जोखिम रहेगा, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, और गोपनीयता की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट रूप से इसमें बात कर लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये रहेगा आपका क्या, मानव विषयों पर शोध। इसके बाद गोपनीयता मतलब जो ना चीजों को छुपा कर रखना। शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, यानी कि जिस विषय पर या जिस व्यक्ति पर आप शोध कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी यानी कि डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। इसमें लिख लो आप, शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, डेटा, शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी को गोपनीय यानी छुपाकर रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए, यह जानना चाहिए या उस विषय पर या उस बात पर जो है पूरी तरह से सहमत हो जाना चाहिए, ठीक है, कि प्रतिभागियों की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी केवल शोध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाए या शोध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यह किसी तीसरे पक्ष के साथ में साझा नहीं की जाएगी, ठीक है। तो शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभागियों की पहचान, व्यक्तिगत जानकारी केवल शोध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है या यह सूचना किसी तीसरे पक्ष को या तीसरे व्यक्ति को साझा नहीं की जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं गोपनीयता में, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्या रहेगा, सम्मान और न्याय, इसमें लिख सकते हैं आप मानव और निष्पक्षता, समानता और निष्पक्षता, ठीक। समानता और निष्पक्षता में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी प्रतिभागियों,
शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी प्रतिभागियों और शोधकर्ताओं के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करें। यानी कि शोधकर्ता को जितने भी उसके प्रतिभागी हैं, सहपाठी हैं या उसके साथ में जो शोध कर रहे हैं, उन सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार उसको करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं करना चाहिए, जैसे मानो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा समानता और निष्पक्षता। इसके बाद न्यायपूर्ण चुनाव में आप क्या लिख सकते हो भाई? न्यायपूर्ण चुनाव का मतलब है कि शोध में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। शोध में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन या उनका चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, और यह सुनिश्चित भी कर लेना चाहिए कि चयन में कोई पूर्वाग्रह न हो, यानी कि चयन जो है किसी का चयन करने में पहले से ही कोई धारणा न बनाई गई हो, उसको कहा जाएगा क्या? पूर्वाग्रह। और न केवल अनुसंधान और केवल अनुसंधान के उद्देश्य के लिए उचित चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है, जब आप शोधकर्ताओं का चयन करते हैं या शोधकर्ता किसी व्यक्ति का चयन करता है तो वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, सुनिश्चित ये कर लेना चाहिए कि भाई चयन में कोई भी पूर्वाग्रह शामिल नहीं है, यानी कि पहले से जो है किसी के बारे में अवधारणा नहीं बना लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा केवल अनुसंधान के उद्देश्य से ही इनका चयन किया जाना चाहिए। तो ये सारा इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें भाई, इसके बाद रहेगा नंबर 4 पर अनुसंधान में धोखाधड़ी से बचाओ। अनुसंधान में धोखाधड़ी से बचाओ, ये तो अति जो है अनिवार्य है। इसमें क्या रहेगा? साहित्यिक चोरी। ठीक है, सबसे पहले लिखा है आपका क्या? साहित्यिक चोरी। तो साहित्यिक चोरी का मतलब क्या रहेगा? साहित्यिक चोरी का मतलब है जो है कि आपको किसी भी प्रकार के साहित्य की चोरी नहीं करनी चाहिए। शोध में नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है साहित्यिक चोरी से बचना या साहित्यों की चोरी करने से बचना। तो शोधकर्ता को दूसरों के विचार, शब्द और कार्यों का उचित संदर्भ देना चाहिए, यानी कि उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई मैंने ये टॉपिक यहाँ से लिया है। संदर्भ सूची जो बनती है, ठीक, उसमें उसका नाम, उसके पुस्तक का नाम, पेज का नाम उसमें लिखना चाहिए। शोधकर्ता को दूसरे के जो विचार हैं, दूसरे के शब्द हैं, दूसरे का डाटा है, उसका इस्तेमाल अगर कर रहा है तो उसके बारे में संदर्भ सूची में बता देना चाहिए। अगर किसी अन्य शोधकर्ता या लेखक के विचार या कार्य का उपयोग किया जाता है तो उसे सूचित भी कर देना चाहिए कि भाई मैं आपकी बुक का और ये जो ना आपकी बुक का रेफरेंस अपने बुक में या अपने शोध में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, तो ये रहेगा क्या? साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी से बचना। ठीक है, इसके बाद डेटा छेड़छाड़। ठीक है, शोधकर्ता को किसी भी प्रकार के डेटा के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि शोध में डेटा छेड़छाड़ या फर्जी डाटा प्रस्तुत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ना अस्तित्वहीन डेटा को भी इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। गंभीर नैतिक अपराधों के अंतर्गत जो डेटा रहता है उसको भी इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शोधकर्ता के पेशेवर और व्यक्तिगत इनके शोधकर्ता के जीवन के लिए भी और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर मान लो हमने, ठीक है, कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में प्रकाशित नहीं करना चाहिए लेकिन हमने अपने शोध में उसका प्रकाशन कर दिया तो उससे क्या होगा? समाज में गलत इफेक्ट जाता है। तो डेटा के साथ में किसी प्रकार का गलत छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद सी में दिया गया है परिणामों को जानबूझकर छुपाना। परिणामों को जानबूझकर छुपाने का मतलब है कि जो ना शोधकर्ता जब अपने शोध में कुछ ऐसे फैक्टों को शामिल करता है और उनको छुपा कर रखता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी शोध के परिणामों को जानबूझकर छिपा लिया गया या उन्हें विकृत करना भी छेड़खानी माना जाता है। ठीक है, मान लो हमने कोई डाटा रखा और उसे गलत तरीके से प्रकाशित किया है, गलत तरीके से उसको लिखा या उसको उसमें मेंशन किया है तो वो कहा जाएगा आपका क्या? धोखाधड़ी माना जाएगा उसको। ठीक है, शोधकर्ता को अपने निष्कर्षों को सत्य और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, जो उसका डाटा है, रिसर्च है, जो शोध है, जो फैक्ट उसने तैयार किए हैं उनको सत्य यानी कि सच्चाई के आधार पर और पारदर्शी रूप से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसको जो है सही प्रकार से, निष्पक्ष रूप से, सत्यता के आधार पर ही आपका शोधकर्ता को प्रकाशित करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका विद्वानता और सहकर्मी मूल्यांकन। विद्वानता और सहकर्मी मूल्यांकन क्या है इसमें देखते हैं। तो सहकर्मी समीक्षा का मतलब है कि शोधकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा, ठीक है, आवाज तो सही आ रही है ना बेटी, कि उसके द्वारा प्रस्तुत शोध निष्कर्षों की स्वतंत्र और निष्पक्ष
निष्पक्ष सहकर्मी समीक्षा हो, यानी कि एक साथ बैठकर, सहकर्मी का मतलब जिन लोगों ने भी शोध किया है वे सभी जो है उस पर समीक्षा करें, उस पर जो है चर्चा करें एक साथ बैठकर, और यह सुनिश्चित करता है कि शोध में कोई गंभीर त्रुटियां या छेड़खानी न हो। ठीक है जी। सहकर्मी समीक्षा शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने और अनुसंधान समुदाय के विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? तो सहकर्मी समीक्षा जो होती है, यानी कि आपस में बैठकर जो चर्चा की जाएगी, उससे क्या होता है? शोध की गुणवत्ता बढ़ी रहेगी, बढ़ती है। ठीक है, या उसका विकास होता है गुणवत्ता का। इसके अलावा अनुसंधान समुदाय के विश्वास को भी इससे बढ़ाया जा सकता है या मदद प्राप्त इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो उसमें दिया गया अपने शोध कार्य को महत्व देना। अपने शोध कार्य को महत्व देना, यानी कि यदि शोध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान का योगदान है, ये ठीक है, मान लो हमने किसी चीज पर शोध किया, रिसर्च किया, ठीक है, और उसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान का भी योगदान है, तो उसे भी उचित श्रेय दिया जाना चाहिए, यानी कि उसका भी नाम आपको उसमें मेंशन करना चाहिए। ये नहीं भाई कि आपने ना, आपका किसी ने योगदान किया, आपने जो ना कोई शोध किया है और शोध में किसी अन्य व्यक्ति का या सोर्स का आपने योगदान उसमें प्राप्त किया है या संस्थान का योगदान प्राप्त किया है, तो आपको उसका भी नाम अपने शोध में मेंशन करना चाहिए। यह शुद्ध जो है विद्वानता का हिस्सा माना जाता है। इसको माना जाता है भाई जो ना एक जो है शोधकर्ता, एक अच्छे शोधकर्ता की ये निशानी होती है कि उसकी जिसने भी सहायता की है उन सभी का नाम उस बुक में, उस शोध में या उस प्रकाशन में प्रकाशित किया जाए। शोधकर्ताओं को अपने सहकर्मियों या सह लेखकों या योगदानकर्ताओं को उचित श्रेय यानी कि उचित स्थान अपनी बुक में या अपने शोध में देना चाहिए। ठीक है, तो उनका नाम या उनके कार्य के अनुसार उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए, या मान लो शोधकर्ता को कोई लाभ हो रहा है तो उस लाभ में हिस्सा उनका भी होना चाहिए, उसको इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है भाई, चलो जी। इसके बाद अगर बात करेंगे तो वो रहेगा आपका पशु और पर्यावरण अनुसंधान। पशु और पर्यावरणीय अनुसंधान में पशु पर शोध। ठीक है, पशु पर शोध, यदि मान लो शोध में जानवरों का उपयोग किया जा रहा है, मान लो जानवरों का उपयोग किया गया शोध में, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके साथ मानवीय और नैतिक व्यवहार किया जाए। ठीक है, यानी कि मानवीय और नैतिक व्यवहार उन जानवरों के साथ, उन पशुओं के साथ में किया जाना चाहिए यदि आप उन पशुओं का भी शोध में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, शोधकर्ताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के हित में यह सुनिश्चित करना चाहिए क्या कि जानवरों पर किए जाने वाले परीक्षणों का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक और चिकित्सा शोध है। क्या करना? शोधकर्ताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के हित में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए क्या यह जानकारी या इसके बारे में जो है पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाना चाहिए कि जानवरों पर किए जाने वाले परीक्षणों का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक और चिकित्सा शोध है। इसके अलावा वह अधिकतम रूप से उन्हें कष्ट मुक्त रखे या उनको किसी प्रकार का कष्ट ना दे जानवरों को। ठीक है, चलिए, तो इसको इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके बाद क्या है भाई? ठीक है, पशु पर शोध हो गया। बी में इसमें शामिल किया जा सकता है आपका क्या? पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। शोधकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि उनके अनुसंधान और प्रयोग का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अनुसंधान करता पर्यावरण को नुकसान का कारण बनता है, ठीक है, मान लो आपने कोई रिसर्च किया या किसी जो ज्योग्राफी के बारे में या भूगोल के विषय में आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो जंगल में गए, पेड़ काटे या किसी जो है पहाड़ को तुड़वा दिया या पर्वत को तुड़वा दिया, मिट्टी खुदवाई, तो उससे क्या होगा? पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है, तो ठीक है, यदि कोई अनुसंधान पर्यावरणीय नुकसान का कारण बन सकता है तो इसका प्रभाव कम करने के लिए सावधानी भी बरतनी चाहिए, यानी कि हमको कम से कम ऐसा करना चाहिए कि ताकि पर्यावरण को नुकसान ज्यादा से ज्यादा ना हो। कुल मिलाकर अगर वहां पर नुकसान होना भी है तो बहुत कम नुकसान हो पर्यावरण को, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए किसको? शोधकर्ता को। ठीक है, इसके बाद जी नैतिक मानदंडों का अनुपालन और निगरानी। नैतिक मानदंडों का पालन, अनुपालन और निगरानी के अंतर्गत क्या आएगा? नैतिक समीक्षा बोर्ड। नैतिक समीक्षा बोर्ड ये क्या होता है बेटी? सभी शोध कार्यों को एक नैतिक समीक्षा बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कि एक नैतिक बोर्ड बनाना चाहिए और उसके तहत जो है आपका क्या करना चाहिए? ठीक है, सभी को अनुमोदित या शोधकर्ताओं को अनुमोदित करना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि शोध नैतिक मानदंडों के अनुरूप है। ठीक है, तो सभी को जो है आपका जो भी कोई आपका शोध करता है तो उसको पहले क्या करना चाहिए? नैतिक समीक्षा बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और उसमें अपने शोध के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसको समीक्षा बतानी चाहिए कि किस किस प्रकार से हम शोध इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा निगरानी और अनुपालन। निगरानी और अनुपालन में क्या आएगा भाई? शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, ठीक है,
शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान नैतिक मानदंडों के पालन की निगरानी करनी चाहिए। जो जो भी मानदंड नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी को ध्यान में रखकर अपना शोध करना चाहिए। यदि यदि कोई नैतिक उल्लंघन होता है तो उसे शीघ्र संशोधित कर दिया जाना चाहिए, या उसको जो है संशोधित कर लेना चाहिए, या उसमें कोई बदलाव जो है उसमें बदलाव कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी बात समझे। तो निगरानी और अनुपालन में आप लिख सकते हैं, शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रियाओं के दौरान नैतिक मानदंडों का पालन या निगरानी करनी चाहिए। यदि कोई नैतिक उल्लंघन होता है तो उसे शीघ्र संशोधित या उसमें जल्दी ही बदलाव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा निगरानी और अनुपालन। इसके अलावा बात करेंगे क्या भाई, निष्कर्ष की। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इसमें पालन नियम कानून, ठीक है, या नैतिकता। निष्कर्ष की बात करें तो शोध नैतिकता शोधकर्ताओं के लिए शोध प्रक्रिया के हर पहलू में ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर शोध नैतिकता में यही बताया जाता है कि आप जब भी कोई रिसर्च करें, जब भी कोई शोध करें, तो आपको नैतिकता का प्रयोग सबसे ज्यादा करना है। ठीक है जी, तो शोध नैतिकता शोधकर्ताओं के लिए शोध प्रक्रिया के हर पहलू में ईमानदारी और पारदर्शिता तथा सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह न केवल शोधकर्ता की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह समाज के हित में भी है, क्योंकि अनुसंधान के परिणाम समाज और विज्ञान के विकास में योगदान करते हैं। क्या करते हैं? अनुसंधान जो है परिणाम समाज, अनुसंधान के परिणाम क्या करते हैं? समाज और विज्ञान के विकास में योगदान करते हैं। शोधकर्ताओं को शोध नैतिकता का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए जी, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आज हम लोगों ने आपका यूनिट नंबर 2 भी पूरा कर लिया है। यूनिट नंबर 2 की जो 10वीं क्लास थी उसको भी हमने पूरा कर लिया है, जो था आपका क्या, शोध में नैतिकता। तो शोध में नैतिकता के कौन कौन से आधार हो सकते हैं उस प्रकार के मैंने आपको इसमें बताए हैं, और किस किस के आधार पर इसमें किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत जो 10 की 10 यूनिट है वो कंप्लीट रूप से सही प्रकार से जो है पूरे विस्तार से इसमें समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, और पूरा इसमें कराया जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इन वीडियो को भाई लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, जून 2025 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसके ही ध्यान में रखकर हम लोग जो है ये क्लासें आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले आपकी यूनिट 1 आपकी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, इसके अलावा यूनिट 4 भी कंप्लीट करा चुका हूं, और आज यूनिट 2 भी आपकी पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर 3 यूनिट है। ठीक है, कुल मिलाकर हम लोग जो है 3 यूनिट पूरी कर चुके हैं। कितनी? 3 यूनिट। ठीक है, यूजीसी नेट के अंतर्गत आपकी कितनी यूनिट है? तो 10 यूनिट है। 10 में से आपकी 3 यूनिट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर 10 में से 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इनमें से 2 यूनिट तो बहुत बड़ी थी आपकी। एक तो आपका ये आपका जो ना रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट नंबर 2 थी, ये भी काफी बड़ी थी, और यूनिट नंबर 1 जो थी आपकी, ठीक है, शिक्षक अभिवृत्ति, ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी काफी बड़ी थी। ठीक है, तो 10 ही क्लास उसमें बनी थी आपकी, और 10 ही क्लास इसमें रही है। तो कुल मिलाकर 20 क्लास ये होगी, और आपकी 4 से 5 क्लासें बनाई थी आपकी कौन सी, कम्युनिकेशन में। तो कुल मिलाकर अब तक आपकी 25 क्लास के आसपास हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा भी 7 यूनिट आपकी बाकी हैं। ठीक है, तो उन सबको भी आपका जल्द ही आपका पेपर से पहले मैं आप लोगों को पूरा इसमें करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी यूनिट रहेगी आपके साथ, उसमें से एक तो बोध है। बोध आपकी 1 या 2 क्लासों में आपकी पूरी करा दूंगा। उसमें एक पैराग्राफ आता है और उसी से क्वेश्चन आंसर छांटकर लिखने होते हैं। तो बताऊंगा उसमें किस तरह से आपको उसमें क्वेश्चन छांटने हैं, किस तरह से उसको करना है। इसके अलावा मैथ की रहेगी आपकी, उसमें 10-12 क्लासें आएंगी आपकी। लॉजिकल रीजनिंग है, उसको भी पूरा कराया जाएगा। ठीक है, और आपकी एजुकेशन पॉलिसी वगैरह है। तो उन सारी यूनिटों को आपकी इसमें जल्द ही आपको कंप्लीट करा दी जाएगी एग्जाम से पहले। ये मान लो कि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई। ठीक है, मई जून तो है ही, आपके 2 महीने तो आप लोगों के पास हैं, और अभी हम लोगों को लगभग जो है आज आपका 1 महीना हो गया है। ठीक है, 1 महीना आपका हो गया। ठीक है, तो 12 तारीख को ये हमने चैनल बनाया था। इसके अलावा यूजीसी नेट की जो क्लासों की जो शुरुआत की थी हमने, वो आपकी शुरुआत की गई थी लगभग आपकी
15 या 16 तारीख से, ठीक है। और आज आपकी कितनी है, तो 13 तारीख है, ठीक है। तो 1 महीने में मैंने आपको लगभग 3 यूनिट कंप्लीट करा दी है, यानी कुल मिलाकर 25 क्लास के आसपास इसमें आपकी करा दी है भाई, ठीक है। इसके बाद अगली जो आपकी यूनिट रहेगी उन सब के बारे में भी विस्तार से इसी तरह से पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल से जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी देखिए हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइब है, तो आप फटाफट जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें भाई। नमस्कार।